शूल की उत्पत्ति कर रही है। तो उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि मल को पतला कर बाहर निकालना, ठीक है, और सूखा डालना, पार्श्वों में अधिक वेदना उत्पन्न करना। पार्श्वों का मतलब क्या होता है आपको पता है? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जो रिट्रोपेरिटोनियल रीजन ऑफ द किडनी है उसे अपन बेसिकली पार्श्व बोलते हैं, ठीक है। कंधों में मर्दन करने की तरह पीड़ा करता है, ठीक है। कंठ और छाती को दबाता है, सिर को पीड़ित करता है, खांसी, ज्वर, स्वर भेद और प्रतिशाय उत्पन्न करता है। इसके बाद वह शरीर को सुखाने वाले इन उपद्रवों से युक्त होकर धीरे धीरे क्या करता है? सूखने लगता है, ठीक है। इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने शरीर के योग और क्षेम करने वाले वस्तुओं का ही सेवन करने से परिश्रम करे। पुरुष का शरीर ही मूल है और अपने मूल वाले पुरुष को, तो बेसिकली इन्होंने बता दिया कि भाई लक्षण क्या क्या होते हैं, और उसकी संप्राप्ति में इन्होंने बस इतना ही बताया है कि मतलब उसके लक्षण क्या होते हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई वात कैसे विकृत हुआ इसमें, और इसकी संप्राप्ति पुराने वाले की तरीके है कि भाई वात विकृत हुआ तो वात ने क्या किया, अलग अलग संधियों में जाकर के शूल उत्पन्न किया, फिर धीरे धीरे उसको कांस आने लग गया, और उसी प्रकार से जो इसका धातु क्षय होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अन्य सभी सांसारिक कार्यों को छोड़कर शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर का अभाव हो जाने पर पुरुषों के लिए सभी वस्तुओं का अभाव हो जाता है। तो ये तो जेन्युइन सी बात है भाई। इसके बाद देखिए धातु क्षय जन्य राजयक्ष्मा का कारण क्या क्या होता है, ठीक है। तो धातु क्षय जन्य राजयक्ष्मा कैसे होगी? तो देखिए क्षय यक्ष्मा का कारण होता है, यह जो कहा गया है उसकी व्याख्या करेंगे। जब पुरुष अत्यंत शोक, चिंता, अब देखिए इसके लक्ष्य, इसके हेतु क्या क्या होंगे? तो जब वो बहुत ज़्यादा चिंता करेगा, शोक करेगा, तो उसका हृदय युक्त हृदय वाला होता है, ईर्ष्या करता है, उत्कंठा, भय, क्रोध आदि से घिरा रहता है, अथवा दुर्बल होते हुए पुरुष रुक्ष अन्नपान का लगातार सेवन करता है, अथवा दुर्बल प्रकृति का मनुष्य उपवास अधिक करता है या थोड़ा भोजन करता है, तब उस पुरुष के हृदय में रहने वाला रस क्या हो जाता है? क्षीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है? रस धातु का क्षय हो रहा है, कि उसके हृदय में जो रस है वो क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है उसका, ठीक है। वह उस रस के क्षीर्ण होने से शोष को प्राप्त होता है। उसकी उचित चिकित्सा न करने से वह व्यक्ति को आगे कहे जाने वाले लक्षणों वाला यक्ष्मा हो जाता है ना। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई ये सब चीज़ें जो वो कर रहा है उससे क्या होगा? क्षय हो जाएगा, और उसी कारण से उसको क्या हो जाएगा? राजयक्ष्मा की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्षय जन्य शोष की जो है संप्राप्ति का इन्होंने वर्णन किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िए, इसको आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल रीज़न क्या रहता है। देखिए नॉर्मली अपन समझते हैं राजयक्ष्मा को, अपन मॉडर्न में कैसे रिलेट करते हैं? ट्यूबरकुलोसिस से रिलेट करते हैं। तो नॉर्मली जो हम राजयक्ष्मा समझते हैं ना, वो क्षय जन्य राजयक्ष्मा है। लेकिन आचार्य चरक ने आयुर्वेद के अनुसार 4 प्रकार के हेतु बताए जिनसे अपन को राजयक्ष्मा हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखिए क्षय जन्य राजयक्ष्मा की संप्राप्ति, ठीक है। जब पुरुष अत्यंत हर्ष से यानी बहुत ज़्यादा खुशी से क्या करता है? काम आसक्त होकर स्त्रियों से अत्यंत मैथुन करता है, तो उस अत्यंत मैथुन से शुक्र का क्षय हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं ना, वो अपन सारे अनुलोम गति से क्षय पढ़ते आए हैं, लेकिन ये जो क्षय जन्य राजयक्ष्मा होता है ये प्रतिलोम गति से होता है, यानी सबसे पहले शुक्र का क्षय होगा, फिर उसके नीचे ऐसे क्षय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उसने? अत्यंत मैथुन किया, काम आसक्त, तो उसका क्या होगा? शुक्र का क्षय हो गया। और शुक्र के क्षय हो जाने पर भी उस मनुष्य का मन स्त्री प्रसंग में नहीं रुकता है, अतः अत्यंत मैथुन करने की प्रतिज्ञा करने वाले उस पुरुष का मैथुन करते हुए अधिक मात्रा में शुक्र क्षय हो जाने के कारण शुक्र का स्राव नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा उसने मैथुन किया, ठीक है, उसके बाद भी वो रुक नहीं रहा, उसका शुक्र का क्षय हो चुका है, अब शुक्र नहीं आ रहा है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है? रुक नहीं रहा है। तो उससे क्या होगा? शुक्र का स्राव नहीं होता है, तथा वात अत्यंत मैथुन करने वाले इस पुरुष की रक्तवाहिनी धमनियों में प्रवेश कर उनसे रक्त का स्राव कराती है, ठीक है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ क्या होगी? तो जहाँ शुक्र का क्षय हो गया वहाँ क्या हो गया? वात बढ़ गया, मतलब वात बनने लग गया, ठीक है। तो वात ने क्या किया? अब रक्तवाही धमनियों में उसने प्रवेश कर दिया, रक्तवाही धमनियों में वायु ने प्रवेश कर लिया, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसने क्या किया? रक्त का स्राव करना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके बाद वायु के लक्षणों वाला रक्त अति शुक्र क्षय हो जाने के कारण मैथुन करते समय पुनः शुक्र मार्ग से बाहर आता है, ठीक है। तो बार बार वात तो क्या होगा? वात रक्त जो होगा वो उस शुक्र मार्ग से बाहर आता है। इसके बाद उस मनुष्य के शुक्र क्षय और रक्त क्षय से के अधिक गिरने से संधियाँ शिथिल हो जाती हैं, ठीक है। संधियाँ क्या होंगी? शिथिल हो गई, उनमें रुक्षता बढ़ती है, ऑब्वियसली भाई रुक्षता बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो ओज से रिलेटेड होता है। आपको पता है कि शुक्र जो होता है वो बेसिकली बॉडी में अपनी आयुर्वेद के अनुसार संपूर्ण शरीर में निवास करता है, वही ओज होता है, वही बल होता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? शरीर में रुक्षता की उत्पत्ति हो गई, फिर अधिक
दुर्बलता बढ़ जाती है और वायु और ज़्यादा बढ़ गई। प्रकोपित हुई वह वायु सारहीन उस शून्य शरीर में भ्रमण करते हुए कफ और पित्त को प्रकोपित कर, तो उसने क्या किया, अब वात बढ़ी हुई थी ऑलरेडी, अब और बढ़ गई, तो संपूर्ण शरीर उसने भ्रमण किया और क्या किया, कफ और पित्त को भी उभार दिया। ठीक, प्रकोपित कर मांस और रक्त को सुखा डालती। अब देखिए पहले क्या क्या सूखा था, सबसे पहले शुक्र का क्षय हुआ, फिर वात बढ़ गई, फिर रक्त का क्षय हुआ, अब वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, मांस का भी क्षय कर रहे हैं। फिर कफ और पित्त को गिराने लगते हैं, गिराने लगती है, पार्श्वों में वेदना करती है। अब यहाँ पे देखिए लक्षण बता रहा है कि पार्श्वों में वेदना करती है, कंधों में पीड़ा और कंठ को विकृत करती है। कफ को प्रकोपित कर कफ से सिर को भर देती है। संधियों को पीड़ित करते हुए अंगमर्द, अरुचि, अपचन को उत्पन्न करती है। पित्त और कफ के उत्क्लेश हो जाने से और प्रतिलोम गति होने से वात, ज्वर, कांस, श्वास, स्वरभेद, प्रतिशाय उत्पन्न करता है। वह पुरुष कांस के लगातार रहने से उरा प्रदेश में क्षत होने पर रक्त को थूकता है और रक्त के निकलने से वह दुर्बलता हो जाती है। उसके बाद वह पुरुष का शरीर सूखने वाले इन उपद्रवों से युक्त होकर धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अपने शरीर की रक्षा करते हुए शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह आहार की सबसे श्रेष्ठ फल संपत्ति है। तो आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रतिलोम गति से क्षय हो रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक बार फिर से आपको अनुलोम और प्रतिलोम गति से धातु क्षय को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आहार का परम सार शुक्र, तो शुक्र आहार का उत्तम सार है। उस शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इस शुक्र का क्षय बहुत से रोगों को या मृत्यु को देता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखिए, लास्ट वाला जो हेतु अपन ने पढ़ा था कि धातु विषम भोजन के से जो शोष के कारण होते हैं वो क्या होते हैं। तो भाई विषम भोजन से कैसे होगा शोष, तो देखिए विषम भोजन का मतलब क्या होता है, विरुद्ध भोजन एंड विषम भोजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। विरुद्ध भोजन का मतलब क्या होता है, प्रकृति के मतलब वीर्य के विपरीत खाना, और वहीं पे विषम भोजन क्या होता है कि अपन गलत टाइम पर भोजन करते हैं, है ना। तो विषम भोजन मतलब काल प्लस मात्रा के अगेंस्ट भोजन करना। ठीक है, तो विषम भोजन शोष का कारण होता है, यह जो कहा गया है उसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, जब पुरुष पान, अशन, ठीक है, पान यानी जलपान, अशन यानी भोजन, भक्ष्य ले, ये जो 4 प्रकार के अन्न हैं, आदि खाने योग्य व्यक्तियों को प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देशकाल, उपयोग, संसार उपयोग, तो ये क्या है, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन है। ये जो अपन शारीरिक स्थान पढ़ेंगे उसमें आखिरी अध्याय में आएगा, अध्याय 1 में आएगा, रस विमानीय में अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, वहाँ पे आचार्य चरक ने बताया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बता रहा है कि जब इस प्रकार के 4 प्रकार के अन्नपान प्लस सेवन करता है तो उसके शरीर में वात, पित्त, कफ विषम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ध्यान देखिए त्रिदोषों को प्रकोपित होने से ही हो रहा है, तो वात, पित्त, कफ क्या हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं। विषम हुए वे वात आदि दोष शरीर में फैलकर जब स्रोतों के मार्ग को सुखा मुखों को रोक कर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वात, पित्त दोष क्या हुआ, फैल गए और उन्होंने स्रोतों के जो मुख थे उनको क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक, तब मनुष्य जिन जिन आहार द्रव्यों को खाता है उन आहार द्रव्यों से अधिक मात्रा में मल और मूत्र की उत्पत्ति ही होती है। अब मान लीजिए कोई चीज़ अपनी अपन ने खाई, लेकिन अगर अपनी इंटेस्टाइन का रास्ता जो है वो ब्लॉक है, ठीक है, या जो कह लीजिए कि जहाँ पर खाना जिस उससे एसिमिलेशन उसका होता है या जिससे डाइजेशन होता है वो सारी जगह ब्लॉक है, तो हमने मुख से खाया और वो पूरा खाना जो है उसके बाद एनल रीजन से क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, तो वही बता रहा है कि जितना हम खाना खाते हैं उससे ज़्यादा क्या होता है, मल और मूत्र की ही उत्पत्ति होती है, दूसरे धातु उसमें नहीं बनते हैं। वह पुरुष केवल मल के बल पर ही जीवित रहता है, इसीलिए शोष से पीड़ित पुरुष के मल की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। तो हमने ये पढ़ रखा है, मल ही बल होता है शोष के व्यक्ति का। तो देखिए वो बात यहाँ पर आ गई कि क्या हुआ, उसके मल की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो भी वो खाता है वो सब कहाँ निकल जाता है, उसके मल में ही निकल जाता है। ठीक है, विषम भोजन से बढ़े हुए दोष अलग अलग उपद्रवों करना चाहिए, और अत्यंत क्षीण और दुर्बल पुरुषों के भी मल की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पतले हैं उनकी भी, वह उस पुरुष की क्षीण हुई उस धातुओं की के पूर्ण ना होने से विषम भोजन से बढ़े हुए दोष अलग अलग उपद्रवों को उत्पन्न करते हैं और शरीर को सुखा देते हैं उनसे। अब देखिए यहाँ भी लक्षण बता रहा है कि वातशूल, अंगमर्द, गले में खरखराहट, पार्श्वों में वेदना, कंधे में मीजने जैसी पीड़ा, स्वर भेद और प्रतिशाय को उत्पन्न करता है। पित्त ज्वर, अतिसार, पेट में दाह को उत्पन्न करता है। कफ प्रतिशाय, सिर में भारीपन, अरुचि और कांस को उत्पन्न करता है। कांस के अधिक होने के कारण छाती में क्षत होने से रक्त थूकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी, फिर से वायु आता होगी तो क्या करेगा, रक्त को थूकेगा। रक्त के लगातार निकलने से दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार ये विश्वासन से बने हुए दोष राजअश्मा को उत्पन्न कर देते हैं। उस पुरुष के शरीर शोषण करने वाले उपद्रवों से पीड़ित होकर धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को जानना चाहिए कि
प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोगिता के अनुसार ही भोजन करें, यानी अष्टाहार विधि विशेषतन के अनुसार ही अपन को भोजन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, विषम भोजन से उत्पन्न होने वाले कष्टकारी बहुत से रोगों को देखते हुए बुद्धिमान पुरुष को जानना चाहिए कि जितेंद्रिय रहकर हितकर द्रव्यों का सेवन करें, मित यानी नपा-तुला भोजन करें और समय पर भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने जो है भोजन की इम्पोर्टेंस के बारे में बता दिया है कि भाई विषम भोजन आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको राजक्षमा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए राजक्षमा की निरुक्ति। ठीक है, अब लास्ट में इन्होंने निरुक्ति की बता दी है, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई व्हाट इज शोष, है ना, उसका डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि इन शोष के 4 कारणों के सेवन से वात पित्त कफ दोष क्या हो जाते हैं, प्रकोपित। जैसे मैंने आपको बताया था हर तरीके की संप्राप्ति अपन ने देखी और उसमें सब जगह क्या हो रहा है, तीनों दोष प्रकोपित हो रहे हैं। वे कुपित होकर अनेक प्रकार के उपद्रवों से शरीर का शोषण कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, अलग अलग कारण से क्या करते हैं, शोषण कर लेते हैं। उस शोष को सभी रोग में अत्यंत कष्टकारी होने से वैद्य समुदाय ने राजक्षमा बोला, क्योंकि जब ये क्षय होता है तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कठिन होता है, सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है, इसलिए वैद्य समुदाय ने इसे क्या बोल दिया है, राजक्षमा कह दिया है। अथवा नक्षत्रों के राजा चंद्रमा सोम को सबसे पहले यह रोग हुआ था, अतः इसे राजक्षमा कहते हैं। ये होगी राजक्षमा की निरुक्ति। इसके बाद देखिए राजक्षमा का पूर्व रूप। तो एक पूर्व रूप मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर देखिए केशा नाम, नखा नाम, मला नाम चा अति प्रवृत्ति, यानी ये राजक्षमा में क्या होता है, केश, नख और लोम की जो है अति प्रवृत्ति हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि राजक्षमा का एक इंपॉर्टेंट पूर्व रूप है। ठीक है, तो और हम पढ़ लेते हैं राजक्षमा के पूर्व रूप। तो देखिए बेसिकली आपको ऐसे याद रखना है कि राजक्षमा में क्या होता है ना, व्यक्ति को ना गंदा होते हुए गंदा दिखेगा। मतलब आप अभी देखिए आगे, पहले अपन पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं कि उस राजक्षमा के ये पूर्व रूप होते हैं, जैसे प्रतिशय, बार बार छींक आना, मुख से कफ का निकलना, मुख का मीठा होना, भोजन की इच्छा ना होना, भोजन के समय थकावट का ज्ञान होना, जो पात्र जल, अन्न, दाल, अपूप, चटनी, भंडारी आदि गंदे ना हों या कुछ गंदे हों तो उनमें भी गंदगी का आभास होना। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि गंदे नहीं है फिर भी क्या हो रहा है, उनको गंदगी का आभास हो रहा है। भोजन करते समय जी मचलाना, भोजन के बीच में हृल्लास आना या वमन हो जाना, मुख और पैरों में शोष का होना, हाथ को बार बार अधिक रूप में देखना, है ना, बार बार हाथ को देख रहा है, नेत्रों में अधिक सफ़ेदी आ जाती है, हाथ की लंबाई जानने की इच्छा रखना, स्त्रियों को अधिक चाहना, निर्लज्जता, शरीर में अत्यंत निंदाजनक रूपों का दिखाई पड़ना, स्वप्न में जल के स्थानों से को जल रहित, ग्राम, नगर, निगम, जनपदों को जन शून्य ना, तो इस तरीके की अजीब अजीब चीज़ें देखना, सब कुछ नष्ट हो गया, इस तरीके की चीज़ें देखना क्या होता है, राजक्षमा के पूर्व रूप होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आचार्य चरक ने राजक्षमा के एकादश रूपों का वर्णन किया है। जब आप रुग्णदान पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आएगा राजक्षमा के त्रिविध रूप, षड्विध रूप और एकादश रूप। वो तीनों आचार्य चरक ने दिए हैं, लेकिन चिकित्सा स्थान में दिए हैं, तो आप उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एकादश रूप की बात हो रही तो हम ये याद कर लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बेसिकली राजक्षमा के एकादश रूप क्वेश्चन आ जाता है, तो ये IMP इसको आप याद कर लीजिएगा और एग्जैक्टली यही याद करिएगा, है ना। जैसे सिर का भरा हुआ होना, कांस, दमा, स्वर भेद, कफ का वमन, रक्त का थूकना, पार्श्व वेदना, कंधों में अंगमर्द, ज्वर, अतिसार और अरुचक, इस तरीके के जो ये हैं, ये क्या है, 11 लक्षण एकादश रूप हैं राजक्षमा के। तो ये आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद राजक्षमा की साधता साध्यता, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बस इतना ही लिखा है कि जिस व्यक्ति का जो है शरीर में जो है उसके बल है, जो बलशाली है ना, जिसका जो है अभी पूरी तरीके से मांस वगैरह क्षीर्ण नहीं हुआ है, वही व्यक्ति का राजक्षमा क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो मनुष्य बहुत ही दुर्बल है, जिसका रक्त उसके शरीर में अब ताकत नहीं बची है, तो इस तरीके का व्यक्ति जो है, तो जो मनुष्य बहुत ज़्यादा दुर्बल है उस तरीके के मनुष्य का जो राजक्षमा है वो जब बेसिकली ठीक नहीं हो सकता है ना। तो सहायता की बात में आचार्य चरक ने ये बोला है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर भी अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आया हो, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो, कोई संप्राप्ति हो या कोई पॉइंट हो पूर्व रूप में जो आपको समझ नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियोस बनाऊँ नहीं बनाऊँ, और अगर आपको कुछ गलती लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।